नमस्कार, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम हैं राजस्थान इतिहास की क्लास में। तो मित्रों, जो भी एग्ज़ाम आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये क्लास जितने भी जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके हिसाब से इसमें मैं आपको प्रश्न के साथ डिटेल करवाऊँगा। जो हम विस्तार से पढ़ते हैं वो इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। हम इस क्लास में इस तरह के प्रश्न पढ़ेंगे, इस तरह के परीक्षा में आते हैं और उनमें से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, उनको भी निकालने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को मित्रों माता सरस्वती के आशीर्वाद से। तो चलिए मित्रों, गुर्जर प्रतिहार का इतिहास। पहला प्रश्न, ये गुर्जर प्रतिहार थे ना, तो इन प्रतिहारों का नाम हमने पढ़ा था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में ये बताया था कि जो अग्निकुंड से 4 क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे। कौन? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो ये वही वाले प्रतिहार हैं। लेकिन इन प्रतिहारों का नाम गुर्जर प्रतिहार कैसे हुआ और यह प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? सबसे पहले इस प्रश्न पर। तो अब देखो, ये रहा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का नक्शा। राजस्थान, ये पता है गुर्जर प्रतिहार का शासन कब से कब तक था? इनका शासन था, शासन माना जाता है छठी शताब्दी। अब शताब्दी का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, हम किस शताब्दी में? 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी कब से कब तक शुरू हुई? ये देखो, 2001 से ये चलेगी पूरे 100 साल। तो इसको कहेंगे 21वीं शताब्दी। वैसे छठी शताब्दी की बात करें तो ये चलेगी 501 से 600। छठी शताब्दी से इनका रहा 12वीं शताब्दी तक। छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी। लेकिन प्रमुख रूप से कहें तो इनका मुख्य रूप से जो शक्तिशाली प्रभाव था वो तो सिर्फ 10वीं शताब्दी तक ही। उसके बाद तो छोटे मोटे कमजोर शासक वगैरह चलते हैं। तो आइए आते हैं अब इस बात पर। तेरा बाप का फूल। हाँ, तो आइए देखते हैं इसको। क्या है ना, अब छठी शताब्दी में राजस्थान नाम का कोई राज्य ही नहीं था। राजस्थान नाम का कोई राज्य नहीं था। ये जो रेगिस्तानी प्रदेश है इसको कहा जाता था मरुकांता। और इसी मरुकांता का एक छोटा सा प्रदेश था, छोटा सा अंग था जिसको कहा जाता था गुर्जरात। क्या कहा जाता? गुर्जरात। और इसी गुर्जरात पर शासन करते थे यह प्रतिहार। राजस्थान में ये जोधपुर वाला क्षेत्र है, यहां पर शासन करते थे गुर्जरात। इस वजह से इनको क्या कहने लग गए? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। अब बात आती है ये दूसरा प्रश्न। ये प्रतिहार है ना, प्रतिहार स्वयं को मानते थे लक्ष्मण जी। कौन? श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी। ये क्या थे? श्री राम के प्रतिहार। लक्ष्मण जी के बारे में सुना है हमने कि इन्होंने श्री राम जी की सदैव, जब श्री राम जी आराम करते थे तब भी ये खड़े रहते थे, खड़े रहकर उनकी रक्षा करते थे, सुरक्षा करते थे। एक तरीके से द्वारपाल का काम, द्वारपाल भी कह सकते हैं। प्रतिहार को द्वारपाल भी माना जाता है। तो लक्ष्मण जी प्रतिहार थे, तो ये स्वयं को प्रतिहार कहने लगे क्योंकि ये अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं।
और दूसरी बात, अब जो ये क्षेत्र है ना, यहाँ पर बाहर से बहुत सारे विदेशी आक्रमण था, जो जिनको कहा जाता था मल्लेच्छ, वो आक्रमण करते थे। तो उन जैसे ग्वालियर के लेख से हमको पता चलता है कि ये क्या है, अरब मल्लेच्छों से देश की रक्षा किया करते थे, तो इस कारण से इनको भी प्रतिहार कहा जाता था। तो ये हो गया इतना फिक्स। अब प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या धारणाएं हैं, तो आइए, सबसे पहला तो हमने देख लिया पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने इनकी उत्पत्ति बताई है अग्निकुंज से। एक चीनी यात्री हुएन सांग और G.H. ओझा, ये दोनों मानते हैं कि जो क्षत्रिय थे ना, वैदिक संस्कृति में जो क्षत्रिय थे, ये उन्हीं क्षत्रियों की संतानें हैं, अब एक और आते हैं, उनका नाम है D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर कहते हैं कि ये तो गुर्जर हैं, लेकिन ये गुर्जर यहाँ के नहीं है, ये विदेशी हैं। क्या मानते हैं D.R. भंडारकर इनको? विदेशी। एक और नाम आता है भगवान लाल इंद्रजीत। इनको गुर्जर मानते हैं। ये तो हो गया देसी बात। अब विदेशियों पे चलते हैं। तो एक है कैनेडी, जॉर्ज कैनेडी। ये कैनेडी कहता है कि ये तो ईरान से आए हुए ईरानी हैं। ईरान से कहां से? इधर से आए हुए ईरानी हैं। तो मूर्खता की हद मानता हूं। यहाँ पर आकर फिर ये इन अरबों का, जो ईरान के उधर ही रहते हैं, इनका विरोध क्यों करते? सीधी सी बात है। अब एक और है कनिंघम, इनको कुषाण जाति थी, उनके वंशज मानते हैं। इतना जानना काफी। तो अब देखो, ये इन्होंने ईरानी और कुषाण, ये क्यों? सीधी सी बात है, सबको याद है, सबको पता है प्रतिहार कहाँ करें, यहीं पे जो क्षत्रिय होते थे उनकी संतान है। अग्निकुंज का सिद्धांत देने का मतलब क्या है? अग्निकुंज से भी कौन उत्पन्न हुए थे? क्षत्रिय ही तो उत्पन्न हुए थे। जिस तरह से अग्निकुंज से उत्पन्न हुई थी द्रौपदी, उसका भाई धृष्टद्युम्न, दोनों अग्नि से उत्पन्न किए थे, लेकिन किसकी संतान के रूप में? ध्रुपद की संतान के रूप में। उसी तरह इनको अग्निकुंज से प्राप्त किया गया, लेकिन ये थे तो क्षत्रिय। इनको किसके रूप में? क्षत्रियों की तो आवश्यकता थी ऋषि वशिष्ठ को मल्लेच्छों से रक्षा करने के लिए देश की, तो बस इन क्षत्रियों को तो उत्पन्न किया था। लेकिन अब क्या, ये अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने चाल खेली। अंग्रेज क्या, भारत के लोगों के दिमाग से उनकी संस्कृति पर जो उनका गर्व था उसको खत्म करना चाहते थे, और उस गर्व को खत्म करने के लिए इन्होंने चाल खेली। इन्होंने कहा यार, जिन पर इनको गर्व है ना, उनको एक काम करो, विदेशी बता दो। जब उनको विदेशी बता देंगे तो ये तो उलझन में पड़ जाएंगे, तो जो गर्व की भावना है ना इनकी अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर, वो खत्म हो जाएगी। ये अंग्रेजों की चाल है। लेकिन भैया कितने दिन तक छुपेगी, एक दिन बाहर आगे बात करें तो सबसे पहले पूजा प्रतिहारों के बारे में पता पड़ता है पुलकेशिन द्वितीय शासक था। उसका पुलकेशिन द्वितीय
का ऐहोल का अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जिससे हमें सबसे पहले सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार का वर्णन मिलता है। दूसरा है बाणभट्ट की हर्षचरित्र, बाणभट्ट की है हर्षचरित्र, उससे भी हमको गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पता चलता है। ये दोनों किताब, ये दोनों किसके, हर्षवर्धन के काल में। तो मित्रों दोनों प्रश्नों का आंसर आपके फिक्स हो गया है। अब आपसे कुछ भी पूछ लो, प्रतिहार किसके वंशज थे, लक्ष्मण जी के। इनका नाम गुर्जर प्रतिहार किस वजह से पड़ा, गुर्जर क्षेत्र पर शासन करते थे इसलिए इनका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ गया। सीधी सी बात। अब उससे पूछो पृथ्वीराज रासम अग्निकुंज बताया, चीनी यात्री हैंसन और जीएच होजाई को क्षत्रिय मानते थे, डीआर भंडारकर इनको गुर्जर विदेशी मानते थे, भगवान लाल इंद्रजी इनको गुर्जर मानते थे, जॉर्ज केनेडी ईरानी, तो कनिंघम का से कुशाण, मामला खत्म। और ऐहोल का अभिलेख, कौन सा अभिलेख जिससे सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार के बारे में पता चलता है, तो उसका नाम आएगा ऐहोल का अभिलेख। तो मित्रों हो गया है इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। हाँ तो इतने सारे प्रश्न जो है आप देख रहे हैं, अब हम इनके जवाब चाहते हैं। शुरुआत करते हैं जो ये प्रश्न दे रखा है। देखो क्रम थोड़ा ऐसे लिखा है ना, देखो प्रतिहार वंश की 3 प्रमुख शाखाएं कौन सी थी। अब हमने देख लिया प्रतिहार वंश था, लेकिन प्रतिहार वंश कहाँ पर था, उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, कौन कौन ने शासन किया, पहला संस्थापक कौन था, बहुत सारे प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो मुहुणोपनयनसी है ना, मुहुणोपनयनसी ने इसकी 26 शाखाएं बताई। क्या 26 शाखाएं। देखो मैं आपकी तैयारी सिर्फ इस तरह से कराना चाहता हूं, आपका हर प्रश्न मतलब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहे, याद भी हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कितनी 26 शाखाएं बताई, लेकिन उन 26 शाखाओं में से 3 प्रमुख शाखाएं, कितनी, 3 प्रमुख शाखाएं। पहली मंडोर जोधपुर, दूसरी भीनमाल जालौर, और तीसरी कन्नौज। कन्नौज। हम जानेंगे सबसे पहली शाखा मंडोर के बारे में। मंडोर शाखा की शुरुआत कैसे, तो आइए जानते हैं मंडोर शाखा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरिश्चंद्र। इसको क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण। घटियाला का एक शिलालेख है, घटियाला का शिलालेख। उस घटियाला के शिलालेख में इसको ब्राह्मण बताया गया है, ब्राह्मण। और एक और नाम पता चलता है रोहिलथी, यह नाम इस व्यक्ति का पता चलता है। और कहते हैं कि इसी ने सबसे पहले प्रतिहार वंश की नींव डाली, प्रतिहार वंश की नींव डाली। अब यूं कहते हैं कि 6ठी शताब्दी का दूसरा चरण चल रहा था। तो दूसरा चरण कहां से कहां तक का माना जाता है, दूसरा चरण माना जाता है 511 ईस्वी से 520 ईस्वी, यही दूसरा चरण। तो इस समय के बीच में हरिश्चंद्र ने प्रतिहार वंश की नींव डाली। इस कारण से प्रतिहार वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, हरिश्चंद्र को। सबसे पहले इसी ने 11 से 520 के बीच में। अब यहां से ही सोचो कि वासुदेव चौहान था, वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में। फिर गुहिल था, गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना मेवाड़ में की थी 566 ईस्वी में।
देखो कितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, आगे चलते हैं। ये हो गया, रोहिलद्दी हो गए। अब क्या है इसके बारे में ये भी जान लिया। अब इसको क्या कहा जाता है? प्रतिहार वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष। और एक और नाम मिलता है प्रतिहारों का गुरु, प्रतिहारों का गुरु। इसके दो पत्नियां थी, एक थी ब्राह्मण और दूसरी थी क्षत्रिय। ब्राह्मण से जो उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। क्षत्रिय पत्नी का नाम था भद्रा। इस भद्रा से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। भोगभट्ट, दूसरा कत्थक, रज्जिल और दह। अब ये जो चारों थे ना, इन चारों में भैया चारों भाइयों ने मिलकर संग्राम मचा दिया और निर्माण किया प्रतिहारों के साम्राज्य, प्रतिहारों के साम्राज्य। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीता। मंडोर और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र थे उनको जीतकर प्रतिहारों के साम्राज्य की स्थापना करी इन चारों ने, भोगभट्ट, कत्थक, रज्जिल और दह। ठीक है। इनके बाद आया शासक बना रज्जिल। तो रज्जिल ने जिस मंडोर को जीता था उस मंडोर को बनाया राजधानी, मंडोर को बनाया राजधानी। और सच करें तो रज्जिल के समय में ही मंडोर में प्रतिहार वंश की नींव डली। मंडोर, ठीक। इसने यूं कहते हैं राजसूय यज्ञ भी करवाया, राजसूय यज्ञ करवाया। एक ब्राह्मण था नरपति, नरपति ने इससे रज्जिल को उपाधि दी राजा की। किसकी उपाधि दी? राजा की। किसने दी? नरपति नाम के एक ब्राह्मण ने। इस रज्जिल ने एक मंदिर भी बनवाया रोहस्कूप में, रोहस्कूप नगर है, वहां पर एक मंदिर बनवाया, महामंडलेश्वर का मंदिर, महामंडलेश्वर का मंदिर बनवाया। तो ये हो गया रज्जिल के बारे में। रज्जिल के बाद अगला शासक बना था नरभट्ट। नरभट्ट की उपाधि थी पेल्लोपेल्ली। ये बताया है हैंसांग ने अपनी किताब में बताया कि नरभट्ट की उपाधि थी पेल्लोपेल्ली। बस इसके बारे में इतना ही। और पेल्लोपेल्ली का मतलब क्या है? गुरु व ब्राह्मण का संरक्षक, ब्राह्मण का संरक्षक, गुरु व ब्राह्मण का संरक्षक। तो मित्रों ये इतनी सारी बातें इस पे हो गई है। अब थोड़ा बहुत प्रश्न पे विचार करें। देखो प्रश्न, प्रतिहार वंश की 3 प्रमुख शाखाएं कौन सी थी? तो देखो प्रतिहार वंश की 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी? मंडोर जोधपुर में है, दूसरी इन्होंने जालोर में खोली, तीसरी कन्नौज। कुछ भी याद नहीं करना, अभी पढ़ते जाएंगे ना वैसे सब याद होते जाएंगे। पहली पकड़ो, मंडोर की शाखा। हरिश्चंद्र आया, हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया है खटियाला शिलालेख। इसका एक और नाम मिलता है रोहिलिद्धि। ठीक है, तो रोहिलिद्धि किसे कहा गया? हरिश्चंद्र को। हाँ, तो रोहिलिद्धि किसे
कहा गया? हरिश्चंद्र। इसी ने प्रतिहार वंश की स्थापना करी, इसलिए इसको प्रतिहार का गुरु भी कहते हैं। प्रतिहार वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष, जो भी कहना चाहो वो सब भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। 2 पत्नियां थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्षत्रिय पत्नी से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने मंडोर को जीतकर साम्राज्य की स्थापना करी, प्रतिहार। तो और मंडोर को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? किस शासक ने बनाया? रज्जिल। रज्जिल ने मंडोर को राजधानी बनाया, अपनी प्रतिहार वंश की नींव डाली, राजसूय यज्ञ किया। तो नरपति ब्राह्मण ने इसको उपाधि दी राजा की। रोहसकूप नगर में, वहीं पर इसने रोहसकूप नगर में एक महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो रज्जिल के बाद आया नरभट्ट। नरभट्ट अब पिल्लापणी या पेल्लो पेली की उपाधि किस शासक की थी? तो ये शासक की थी नरभट्ट की। देखो, नरभट्ट, अभी क्या ये नर आदमी है, ठीक है। पेल्लो पेली उपाधि का मतलब गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षक हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा बचा है? मेड़ता को प्रतिहारों की राजधानी किस शासक ने बनाया? तो आइए आगे चलते हैं। चलो यहीं पे बता देता हूँ, छोटा सा है। तो नरभट्ट के बाद आया नागभट्ट। नागभट्ट, तो जो इसको मिटा के देता हूँ। नरभट्ट के बाद क्या आया? नागभट्ट। वो क्या था? नर आदमी, क्या नाग, नागभट्ट। इसको वीर प्रतापी शासक कहते हैं। वीर प्रतापी वो महत्वाकांक्षी। इसने देखा कि यार मंडोर पे तो अपन बहुत टाइम से राज कर रहे हैं, है ना, मंडोर पे तो अपना शासन है ही सही, यहाँ पे क्या रुका? तो मेड़ता को प्रतिहारों की राजधानी, मंडोर से 62 मील दूर स्थित है मेड़ता। तो पहले इसने मेड़ता को जीता, और फिर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया, इसके 2 पुत्र हुए, एक भोज और दूसरा तात। तात तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, तो ये तो भैया चल गया अध्यात्म में। भोज की बात करें तो भोज अगला शासक बना था, लेकिन इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। तो अब चलते हैं मंडोर के शासकों में और आगे। अब और आगे क्या था? भोज व तात की 3-4 पीढ़ी के बाद में एक शासक आया, शीलुक। ये इस वंश का 10वीं पीढ़ी का शासक था, 10वां शासक कह सकते हैं इस पीढ़ी का। शीलुक के बारे में सबसे प्रमुख बात जो है, इसने मंडोर में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। और दूसरा एक और काम किया था इसने। एक शासक था देवराज, कहाँ का था? वल्लमंडल। ये वल्लमंडल पड़ता है जैसलमेर में। तो शीलुक वहां का शासक था जिसने देवराज को हराया। इतना सा शीलुक के बारे में। शीलुक के बाद आया झोट एक संगीत प्रेमी, कला प्रेमी शासक था। पहला शासक प्रतिहार वंश का जो वीणा वादक था। क्या था? वीणा वादक। दूसरा, इसने अपने यहाँ पर रावल जाति थी ना, रावल जाति को दरबारी नियुक्त किया।
दरबारी नियुक्त किया। क्या? रावल जाति को दरबारी नियुक्त किया। और क्या आता है? अब झोट हो गया। झोट के बाद आता है भिल्लादित्य। लेकिन भिल्लादित्य के बारे में कोई प्रमुख जानकारी नहीं मिलती है। तो इसके बाद शासक आता है, भिल्लादित्य के बाद शासक आता है कक। कक जो व्याकरण और ज्योतिष का ज्ञाता था, व्याकरण व ज्योतिष का ज्ञाता, और ये सामंत था उस समय नागभट्ट तृतीय, कन्नौज के प्रतिहार शासक नागभट्ट तृतीय का। तो इसने नागभट्ट तृतीय की लड़ाई हुई थी बंगाल के धर्मपाल से। तो उस युद्ध में कक ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए सामना किया था। इस कक के दो पुत्र थे, एक था बाउक और दूसरा था कक्कुक। पात्र बाउक, तो बाउक ने 833 ईस्वी के समय में मंडोर में जो विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर, वहां पर एक प्रशस्ति लिखवाई। इतना सा इसका। अब बात करें कक्कुक की, तो जो कक्कुक आया ना, कक्कुक ने 2 स्तंभ लिखवाए, 2 स्तंभ, एक मंडोर जोधपुर और दूसरा है रोहस्कूप नगर, रोहस्कूप नगर में दूसरा, रोहस्कूप नगर में दूसरा। तो ये दोनों हो गए। अब देखो इनमें बताया गया है। अब जो ये मंडोर के हम जो शासक पढ़ रहे हैं ना, इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिली? इनके बारे में जानकारी जो ये बाउक और कक्कुक, इन दोनों ने जो बताया ना, ये इन शिलालेखों में, ये प्रशस्ति में क्या है, इनके पूरे हरिश्चंद्र से लेकर यहाँ तक का वर्णन है। कक्कुक के जो मंडोर और ये 2 स्तंभ है, इसमें क्या बताया, एक में तो इसने कि कैसे आसपास के जो क्षेत्र थे, मांड वगैरह, दूसरे उन क्षेत्रों के लोगों का कैसे अपने स्नेह से दिल जीता, पहला तो ये होता है। और दूसरा रोहस्कूप नगर में बताया गया है कि उस समय अमीर जाति थी जो वहाँ के लोगों पर अत्याचार करती थी। तो उस अमीर जाति को इसने सबक सिखाया कक्कुक ने, और वहाँ के लोगों को राहत पहुंची। और इन्हीं दोनों को कहते हैं घटियाला का शिलालेख, घटियाला के शिलालेख। जो हमने पढ़ा था ना हरिश्चंद्र के बारे में, घटियाला के शिलालेख से पता चलता, यही है वो घटियाला के शिलालेख। तो देखो मित्रों, पहला प्रश्न, मंडोर के प्रतिहार वंश का 10वां शासक जिसने किस मंदिर का निर्माण करवाया? शेलुक मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, देवराज को हराया। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है। और फिर कौन आया? झोट। प्रतिहार वंश का संगीत प्रेमी वीणा वादक शासक कौन? झोट, वीणा वादक शासक जिसने रावल जाति को अपने यहाँ दरबारी नियुक्त किया। फिर आया भिल्लादित्य, भिल्लादित्य के बाद आया कक। कक व्याकरण और ज्योतिष का ज्ञाता था, नागभट्ट का सामंत था। तो कौन सा शासक जो नागभट्ट का सामंत था, ज्योतिष व्याकरण का ज्ञाता था, वो आ गया कक। अब नाम थोड़े ऐसे ही, लेकिन 3-4 बार पढ़ोगे ना याद होगे, मेरे को भी तो है, आपको भी है। तो धर्मपाल के साथ जो युद्ध हुआ था, अब ये युद्ध के बारे में हम सब पढ़ेंगे आगे। अगला है बाउक। बाउक 837 ईस्वी में मंडोर में विष्णु मंदिर में प्रशस्ति लगवाई। कक्कुक, कक्कुक 2 स्तंभ, कक्कुक ने 2 स्तंभ। देखो प्रश्न क्या है, कक के 2 पुत्र थे, कौन? बाउक और कक्कुक।
बाहुक ने किस मंदिर में प्रशस्ति लगवाई? विष्णु मंदिर मंडोर के। कक्कुक ने किन 2 स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया? तो उत्तर आपके सामने है, एक है रोहस्कूप नगर का और दूसरा है मंडोर जोधपुर का घटियाला के शिलालेख। तो मित्रों कैसा लगा? शानदार तैयारी हो गई ना आपकी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे और पढ़ेंगे। तो अब आगे क्या हुआ? कक्कुक था, कक्कुक के जो 2 स्तंभ लेख थे, बाहुक का जो वो था प्रशस्ति, उससे हमको इनके शासन के बारे में पता चलता है। वरना इनके शासन के बारे में किसने किया, क्या किया, हमको ज्यादा बातें पता नहीं चलती। लेकिन उसी के जो घटियाला शिलालेख थे उससे हमको इनके बारे में पता चलता है। अब एक शाखा समाप्त हो गई, अब आए दूसरी शाखा। तो बात करते हैं प्रश्नों पे। देखो, नागभट्ट ने किस वंश की शाखा की स्थापना की? तो वो शाखा है भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर में नागभट्ट ने प्रतिहार वंश की भीनमाल शाखा की शुरुआत की। इसका समय कब से कब तक है? 730 से 760 ईस्वी, ये समय चल रहा था उस समय का। तो भीनमाल शाखा की शुरुआत की। बात करें नागभट्ट द्वितीय के पास उपाधियां कौन कौन सी थी? भैया राजा तो बन गया, अब उसके पास उपाधियां कौन कौन सी थी? तो नारायण की मूर्ति का प्रतीक, दूसरा ये अपने आप को राम के प्रतिहार, लक्ष्मण के वंशज मानते ही हैं तो राम के प्रतिहार कहते हैं। सुन, ब्राह्मण क्षत्रिय कहते हैं। सुन, ब्राह्मण क्षत्रिय क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र क्या था? ब्राह्मण, लेकिन उसने विवाह किया था एक क्षत्रिय कन्या के साथ, भद्रा के साथ, तो ब्राह्मण क्षत्रिय कहते हैं इसको। और इंद्र के दंभ का नाशक, मेघनाथ का अवरोधक, मेघनाथ का अवरोधक, मतलब यूं समझ लो सारी उपाधियां लक्ष्मण से जुड़ी हुई। मेघनाथ का अवरोधक, लक्ष्मण जी से जुड़ी हुई सारी उपाधियां। तो अब अगला प्रश्न है, उपाधियां भी धारण कर ली, भीनमाल की शाखा की शुरुआत। तो भीनमाल की जो शाखा है ना, ये किससे जीती उन्होंने? तो वहां पर शासन था चावड़ जाति का। भीनमाल जालोर में चावड़ जाति का था, जिसको हराकर नागभट्ट ने शुरुआत करी प्रतिहार वंश की शाखा, प्रतिहार वंश की शाखा। फिर यही नहीं रुके, इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया, और दूसरी राजधानी किसको बनाया? उज्जैन। दूसरी राजधानी बनाया इन्होंने उज्जैन को। इनके उस समय में उज्जैन को राजधानी बनाया। तो देखो, इनकी एक शाखा भीनमाल, ये तीसरी शाखा है उज्जैन वाली, इसका एक प्रमुख में नहीं आती क्योंकि साथ में जुड़े हुए। उज्जैन अवंतिका, अवंतिका ये दूसरी राजधानी। इस समय में जितने भी शासक थे, जितने भी राजपूत शासक थे, चौहान, चालुक्य, मेवाड़ के रावल, चंदेल, राठौड़, जो भी थे, वो सभी किनके सामंत थे? इनके प्रतिहारों के सामंत, जो कि हमने पढ़ते वक्त देखा भी। तो होगी दूसरी राजधानी। किस अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने मल्लेच्छों की सेना को पराजित कर अपना साम्राज्य खड़ा किया? तो एक और बात लिख लेते हैं, ये तो हो गया। अब क्या है, जो नागभट्ट था ना,
नाग नाम तो था ही सही, तो ये अपने आप को कहता था नागावलोक, नागावलोक, और इसका दरबार कहलाता था नागावलोक का दरबार। एक और अभिलेख से पता चलता है कि नागभट्ट ने जो मल्लेच थे, जो अरबी आक्रमणकारी थे, उन सभी को पराजित करके अपने साम्राज्य को खड़ा किया। ये हमको पता चलता है ग्वालियर के अभिलेख से। ग्वालियर का जो अभिलेख है उसमें यह बताया गया है कि हमको जो ये पता चलता है नागभट्ट ने जो साम्राज्य खड़ा किया, उस साम्राज्य की नींव इसने मल्लेच्छों के खून पर रखी, मल्लेच्छों की सेना को पराजित करके। इसीलिए इसको प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अगला प्रश्न, नागभट्ट का संघर्ष किस राष्ट्रकूट शासक के साथ हुआ? संघर्ष, तो अब यहां से शुरू हो रहा है। राष्ट्रकूट ये जाति, ये भारत, देखो यहीं पे बना, ये भारत का राष्ट्र। तो यहां पर तो थे ये, यहां उज्जैन को भी जीत लिया था, तो ये तो थे प्रतिहार। इधर थे बंगाल के पाल और यहां थे राष्ट्रकूट। अब दोनों, ये भी इधर से अपना साम्राज्य बढ़ा, ये भी इधर से, तो भैया दोनों के बीच में ठंडी। तो उस समय राष्ट्रकूट शासक था दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग का संघर्ष हुआ नागभट्ट के साथ। फिर दंतीदुर्ग ने अपनी पुत्री, अपनी बहन भूमिका देवी का विवाह करवा दिया किसके साथ? कुकस्त के साथ भूमिका देवी का विवाह करवा दिया। तो ये हो गया आपका नागभट्ट प्रथम पूरा। नागभट्ट से कोई सा भी प्रश्न अब इससे बाहर तो नहीं निकल सकता। तो मित्रों, ये हमने पढ़ लिया है नागभट्ट प्रथम। अब हम जो इसके बाकी के शासक पढ़ें, क्योंकि आज की क्लास में हो नहीं पाएगा इतना पूरा, तो हम कल पूरी डिटेल के साथ गुर्जर प्रतिहार वंश को समाप्त कर देंगे। तो मित्रों देखिए कितनी फास्ट तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। अब कैसी लगी आपको तैयारी, थोड़ा सा कमेंट में बता दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ आपको कुछ मिला है, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलते हैं मित्रों।